जिस बनारस को कभी गलियों का बनारस माना जाता था, जिस बनारस में झूलते हुए तार आपको नजर आते थे, जिस बनारस में चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी, सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं होती थी, उस बनारस का कायापलट हो रहा है। और ये निरंतर यानी सतत ये प्रक्रिया जारी है। पिछले 10 सालों में तो खास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी को बनारस ने सांसद के तौर पर चुना है, तब से बनारस की तस्वीर कैसे बदल गई। पूरे हिंदुस्तान में ये अपने आप में एक अद्भुत इतिहास बनाता बनारस है। कैसे, आज हम इसी को डिटेल में आपको समझाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि बनारस में पिछले 10 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो हिंदुस्तान के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अगर एक सांसद चाहे, अगर एक सांसद मेहनत करे, तो कैसे एक पूरे लोकसभा इलाके की, शहर की, गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है। यह बनारस से किसी को सीखना चाहिए। बनारस, अगर मैं आपसे शायद ये पूछूं कि आज से 20 साल पहले बनारस में क्या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता था, क्या कोई बहुत बड़ा बिजनेस चालू कर सकता था कोई, शायद ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा वातावरण वहां पर नहीं था। लेकिन अब बनारस में क्या हुआ, कैसे हुआ, मोदी के राज में बनारस कैसे बदला, ये देखिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश थी कि बनारस को विश्व के पटल पर एक बहुत फेमस नाम बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने कौन सा तरीका चुना? इसके लिए तरीका यह चुना कि बहुत बड़े बड़े नेता जो विदेश के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उनको नरेंद्र मोदी बनारस लेकर आए। इसके पीछे एक लंबा इतिहास भी रहा है। जैसे कि आपने देखा, जब जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो आबे, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और तब वो भारत में एक दौरा कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका ग्रैंड वेलकम कहां किया था? तो बनारस में किया था। सिर्फ शिंजो आबे ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जब भारत दौरे पर आए थे, तब उनका भी स्वागत, ये साल 2017-18 की बात है, उनका भी एक जबरदस्त स्वागत कहां हुआ था? तो बनारस में हुआ था, इमैनुअल मैक्रो का। जर्मनी के जब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए फ्रैंक वॉल्टर भारत दौरे पर आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कहां लेकर गए? बनारस लेकर गए। G20 में जब डेलीगेट्स आए, जब G20 सम्मेलन भारत में होने वाला था, उससे पहले जो डेलीगेट्स आए उनको घुमाया कहां गया? बनारस। और बनारस के सारे घाटों पर उनको घुमाया गया, वहां का नौका विहार करवाया गया, बनारस के घाटों का विहंगम दृश्य दिखाया गया। इसके साथ साथ बनारस में आप देखेंगे तो तमिल संगम भी हुआ, काशी तमिल संगम बहुत फेमस हुआ, जिससे बनारस, मतलब आप देखेंगे नॉर्थ साउथ को जोड़ने की कोशिश की गई बनारस में काशी तमिल संगम के जरिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी बहुत सारे सम्मेलन हुए, जैसे कि 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में एक हब के तौर पर स्थापित करने के लिए, उसका एक बड़ा नाम करने के लिए इसको वहां पर रखवाया, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को। तो नरेंद्र मोदी ने पहली कोशिश तो ये की कि बनारस दुनिया के पटल पर एक जाना पहचाना नाम बन जाए। सिर्फ बनारसी साड़ी और बनारसी पान की वजह से नहीं, या घाटों की वजह से नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट, अपने कल्चर की वजह से भी एक बहुत व्यापक नाम बन जाए बनारस। और इसमें नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। अब जब चूंकि पूरी दुनिया में नाम हो रही थी, तो अब यहां से उन्हें करना था कनेक्टिविटी, यानी बनारस तक पहुंचने के लिए जो रास्ते थे उनको आसान बनाने थे। तो बनारस में जो एयरपोर्ट था उसका सौंदर्यीकरण हुआ। 2014 से पहले जिस एयरपोर्ट पर सिर्फ मुश्किल से 10, 12, 14 फ्लाइट्स उतरती थी, वो संख्या बढ़ गई, कई गुना उसमें इजाफा हो गया। और अब जो जानकारी आ रही है कि 2014 के बाद उस एयरपोर्ट का इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण हुआ कि कम से कम एक दिन में 75 फ्लाइट वहां पर उतर जाते हैं। ये बनारस की एक उपलब्धि है। एयरपोर्ट को अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है कि वहां पर एयरबस, बोइंग, जितने बड़े बड़े विमान हैं वो वहां पर उतारे जा सके। इसके अलावा जो जाम की समस्या है बनारस में, उसको खत्म करने के लिए 60 किलोमीटर लंबा रिंग रोड तैयार किया गया, ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो शहर में घुस जाती थी, वो शहर के बाहर ही चली जाएं। इसके लिए रिंग रोड तैयार किया गया और ये कुल 60 किलोमीटर का रिंग रोड बना। इसके साथ साथ वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे पूरा अब करीब ये पूरा होने वाला है, जिससे यूपी को फायदा मिलेगा, बिहार को फायदा मिलेगा, झारखंड को फायदा मिलेगा, वेस्ट बंगाल को फायदा मिलेगा। और ये यहाँ तक जो पहुँचने की जो
टोटल टाइमिंग थी, जो टाइम अब तक लगता था, वो बिल्कुल आधा हो जाएगा। 18 किलोमीटर लंबा बाबतपुर वाराणसी हाईवे तैयार किया गया, जो गेटवे ऑफ बनारस कहा जाता है। इसके साथ साथ जब आप देखेंगे तो बनारस में जो रिवर क्रूज चलाया गया, वो अपने आप में एक नया इतिहास था। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ को ये क्रूज जोड़ता है। 3200 किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है। गंगा नदी के किनारे पहले इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल की शुरुआत भी बनारस में हुई। साथ ही डीजल रेल कारखाना बनारस में 2019 में आया, जो कि 10 हॉर्स पावर ट्विन इंजन वहां पर तैयार करने की क्षमता रखता है। ये नरेंद्र मोदी ने बनारस को कैसे बदला उसकी संख्या बता रहे। बनारस में पहले 80 घाट के नाम से लोग जानते थे, उसके बाद एक नमो घाट वहां पर बढ़ाया गया और अब वहां पर करीब 93 घाट हो गए हैं। ये भी नरेंद्र मोदी के दौर में ही बनारस का एक कायाकल्प का एक उदाहरण है। और बनारस में जो सबसे अद्भुत काम हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और लड़कियां महफूज खुद को फील कर सके, हर आदमी आधी रात को भी घर से बाहर निकल सके, इसका पूरा इंतजाम किया गया। इसके लिए 4500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, और इतना ज्यादा सीसीटीवी कैमरा शायद ही हिंदुस्तान के किसी शहर में लगाया गया हो। इसके लिए एक सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया, जहां 4500 सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। ये बनारस में, यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने इलाके की पूरी तस्वीर बदल दी, पूरा कायाकल्प कर दिया। नरेंद्र मोदी के मन में क्या विजन था वो उनके काम में ये दिखता है। जब वो पहली बार बनारस गए थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और उन्होंने इन 10 सालों में साबित कर दिया कि सचमुच माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था तो क्यों बुलाया था। आपको क्या लगता है इन 10 सालों के कामकाज को देखकर? हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा।